इवेंट और ट्रांजैक्शन जो टॉपिक है ये बार बार हमारे यूज में आता है। आज हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे, इवेंट्स और ट्रांजैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो इवेंट्स और ट्रांजैक्शन को समझने से पहले हमने यहाँ पे एक इमेज को लिया है। ये इमेज जो शो कर रही है आप देखें तो जो बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट ही इवेंट्स के अंदर कन्वर्ट होता है और वही इवेंट्स हमारी हेल्प करते हैं किसके अंदर, मनी मेजरमेंट के अंदर, फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो हमने इस इमेज के नीचे भी जैसे लिखा हुआ है आप देखें कि जो इवेंट्स होती है वो क्या शो करती है, इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट को हम डबल ई बोलेंगे। डबल ई किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, इवेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो आपका इवेंट्स है, इवेंट्स के अंदर हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस का डिस्कशन करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। जो नॉन फाइनेंशियल नेचर का है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ। जैसे हम देखें तो हमने एक एग्जांपल भी यहाँ लिया है। सपोज मान लीजिए कोई बुक सेलर है और बुक सेलर का जो नेम है वो है सपोज आर के स्टेशनरी इज ए सप्लायर ऑफ बुक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परचेज गुड्स फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द कंडीशन ऑफ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक सेलर होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह या फिर जो आपकी स्कूल कॉलेज की बुक्स जो सेल करते हैं वो जो बुक्स परचेज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से, तो वो इस कंडीशन से परचेज करते हैं कि वो जो बुक्स परचेज की गई हैं उन बुक्स में से वही बुक्स अपने पास लेंगे जो सेल होंगी और जो सेल नहीं होंगी उन बुक्स को रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया है कि जो बुक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक्स हैं वो इस बेसिस पर ऑर्डर की जाती हैं कि एग्जाम फॉर्म कितने लोगों ने फिल किया है। यहाँ पे आप देखें तो एग्जाम फिल जो किया है फॉर्म वो 60,000 एप्लीकेंट ने किया है और ये जो 60,000 एप्लीकेंट हैं ये जो है टोटल किसी डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर 60,000 एप्लीकेंट ने फॉर्म फिल किया है और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो फॉर्म फिल का है उसका 1% लोग क्या करते हैं, बुक्स परचेज करते हैं। तो हमने फोरकास्ट किया है सेल्स के लिए कि जो हमारा सेल्स होगा वो कितना होगा, 60,000 का 1% 600 कॉपीज जो हमारा रहेगा वो सेल्स रहेगा। तो हमने इसके ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है 600 कॉपीज दिस ऑर्डर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। इसका मतलब कि इन 600 कॉपीज में से जो कॉपीज सेल होती हैं वो तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में इवेंट्स की तौर पे शो करेंगे और जो बुक्स अनसोल्ड रहती हैं उन बुक्स को हम रिटर्न मानते हुए क्लोजिंग स्टॉक में शो करेंगे। जैसे हम देखें तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स की इंफॉर्मेशन जो हमें दी है, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ है, 60 कॉपीज ऑफ बुक्स जो है वो सेल हुई है। इसका मतलब है जो बुक्स अनसोल्ड रही हैं वो अनसोल्ड बुक कितनी कॉपी रही हैं, वो बुक ऑफ कॉपी रही हैं 540 कॉपीज रही हैं। तो जो 540 कॉपीज हैं इनको हम रिटर्न कर देंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्योंकि ये अनसोल्ड हैं। हम नॉर्मली जैसे हम डिस्कस भी करें कि सपोज मान लीजिए ये कंडीशन नहीं हो गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस की, तो क्या 600 कॉपीज में से 60 कॉपी सेल करने के बाद एक सेलर को क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो उसको हम सोच भी नहीं सकते कि लॉस ज़्यादा होगा प्रॉफिट कम होगा। तो इसीलिए कुछ बिजनेस के अंदर इस तरीके की कंडीशंस रहती हैं कि आप गुड्स का जो ऑर्डर करेंगे वो ऑन सेल और रिटर्न बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बुक सेलर का एग्जांपल लिया। अब इसी ट्रांजेक्शन की हेल्प से यदि हम समझते हैं तो ये जो ट्रांजेक्शन्स था ये टोटल कितनी बुक्स के रिगार्डिंग था, 600 बुक्स के रिगार्डिंग था और इन 600 बुक्स में से कितनी कॉपी सोल्ड हुई हैं, 60 कॉपी सोल्ड हुई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 600 का जो ट्रांजेक्शन है उसमें से जो 60 कॉपी सेल्स हुई हैं वो क्या है, इवेंट्स। और जो जो इवेंट्स होता है वो क्या देता है, डबल इकोनॉमिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट्स है यही आगे चल के हमारा मनी मेजरमेंट या फाइनेंशियल नेचर की जो इंफॉर्मेशन है उसमें हमारी हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। जैसे हम बात करें तो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स दो तरीके के होते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होते हैं।
जो ट्रांजेक्शन कैश होते हैं वो तो कैश को इफेक्ट करते हैं, और जो ट्रांजेक्शन क्रेडिट होते हैं वो कैश को इमीडिएट इफेक्ट नहीं करते, आफ्टर सम टाइम दे विल इफेक्ट ऑन कैश। तो यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि जो इवेंट्स और ट्रांजेक्शन के अंदर जो डिफरेंशिएट है वो किस बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमने एक टेबल लिया है, डिफरेंस का चार्ट लिया है। यहाँ पे बेसिस है मीनिंग का, ठीक है ना। सेकंड जो है आपका कि जो कोज एंड इफेक्ट का, और जो थर्ड है वो ये है कि उनका टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डेड या नेचर ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होती है, और जो फोर्थ है वो फाइनेंशियल पोजीशन पर क्या चेंज बताता है, और जो फिफ्थ एंड लास्ट है वो क्या है, स्कोप पे चेंज बताता है। जैसे कि हमने मीनिंग का जो हम बेसिस लेते हैं, तो मीनिंग के अंदर ही हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ट्रांजेक्शन्स सारे ही ट्रांजेक्शन्स जो हम बिजनेस के अंदर करते हैं वो हमारे फाइनेंस पर या मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स पर इफेक्ट डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते। दूसरा जो इवेंट्स होता है वो इवेंट्स वो होता है जो 100% हमारे मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होते हैं, और जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन माने जाते हैं, जो हमारे फाइनेंस पर इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे ये क्लियर कर लेना जरूरी है कि ट्रांजेक्शन जो होता है वो उसका इफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जबकि जो इवेंट्स होता है उसका इफेक्ट 100% ही होता है। इसलिए हम इवेंट्स का जो ई है उससे ही हम इफेक्ट को याद रखेंगे, और इफेक्ट किस पर, इकोनॉमिक पर याद रखेंगे। तो ई से इवेंट्स रहा, और ई से इफेक्ट रहा, और ई से क्या रहा, इकोनॉमिक रहा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस ये है कि वो रिलेशनशिप कौन सी बताता है। जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी खाली कौन सी रिलेशनशिप बताता है, कोज रिलेशनशिप बताता है, जबकि इवेंट्स है उसका इफेक्ट भी बताता है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजेक्शन से आप कोई एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, जबकि इवेंट से आप एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग दोनों कर सकते हो, क्योंकि आपको उस चीज का इफेक्ट पता होता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में कब लिखे जाते हैं। ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में तब लिखे जाते हैं चाहे वो इकोनॉमिक इफेक्ट करें चाहे नहीं करें, जबकि जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स बुक्स और ट्रांजेक्शन में तभी लिखे जाते हैं जब वो इकोनॉमिक इफेक्ट करते हैं, जो फाइनेंशियल इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग रिपोर्ट तभी होगा इवेंट्स का जब वो फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली इफेक्ट करेगा। थर्ड हम बात करते हैं, थर्ड के बाद हम फोर्थ हम बात करते हैं चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन जो रहता है, जो ट्रांजेक्शन्स रहता है उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन पर चेंज पड़ेगा, ये हम असरटेन अभी नहीं कर सकते, लेकिन इवेंट्स का जो फाइनेंशियल पोजीशन पर चेंज पड़ेगा उसका हम अभी एनालिसिस तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो निकालना है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजेक्शन्स से हम फाइनेंशियल पोजीशन का रिजल्ट हम इमीडिएट निकाल लेते हैं, जबकि इवेंट से हम फाइनेंशियल पोजीशन का रिजल्ट इमीडिएट नहीं निकाल सकते। थर्ड हम फोर्थ के बाद हम बात करते हैं स्कोप। स्कोप की बात करें तो जो ट्रांजेक्शन्स होता है, ट्रांजेक्शन का स्कोप क्या होता है, नैरो होता है। नैरो इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजेक्शन्स एक ही एरिया के अंदर यूज आते हैं जो इनिशियल स्टेज रहती है, और आफ्टर दैट उन ट्रांजेक्शन में से जो इकोनॉमिक इफेक्ट करता है इवेंट्स वही आगे जाके हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये हुआ ट्रांजेक्शन्स का जो टाइम पीरियड रहता है वो इनिशियल स्टेज का ही रहता है, जबकि इवेंट्स का जो इफेक्ट रहता है वो लास्ट तक रहता है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन के रूप में हम ये कह सकते हैं ऑल ट्रांजेक्शन आर इवेंट्स बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजेक्शन। हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ट्रांजेक्शन से ही इवेंट्स को हम पता लगाते हैं, और जो इवेंट्स होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन से ही आती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो इवेंट्स को हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाइंग में हेल्प करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि ट्रांजेक्शन जो इवेंट्स हैं वो दोनों ही क्या करते हैं, हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। किसके आइडेंटिफिकेशन में, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है उस इवेंट्स के अंदर वो क्या है। और यही जो इवेंट्स हैं आगे हम फर्दर जब देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 आएगा, इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। जैसा कि आपने देखा हो कभी कभी क्या होता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बना लेते हैं,
लेकिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनके अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगता है। हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च पे बना दी हो, लेकिन उसका अप्रूवल 31 मार्च को नहीं होता है। उसका अप्रूवल कब होता है? जब ऑडिट हो जाता है तो उसके बाद उसको अप्रूव कराया जाता है, और अप्रूवल के बाद ही उनको क्या किया जाता है? एक्सेप्ट किया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है और उसको अप्रूव कराना है, तो इसमें बहुत सारी इवेंट्स आती हैं। इवेंट्स को हम फर्दर जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो कहाँ पढ़ेंगे? हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने यही पढ़ा कि इवेंट और ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, और उनको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।